संदीप स्टडी परिवार के सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है हल्बा जनजाति पे हम लोग बात करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है गोंड जनजाति, कंवर, फिर उराव, इस पे खत्म करने के बाद आज हमें हल्बा जनजाति पे बात करनी है। ठीक है, हल्बा जनजाति खत्म होगी, इसके बाद जैसे कि आपके ग्रुप में टाइम टेबल गया है उसी अनुसार से क्लासेस खत्म होंगी। और जैसे आपकी ठीक है आज ग्रुप में जितनी क्लास गई है वो खत्म होगी, उसके बाद आपकी हिस्ट्री क्लास स्टार्ट करना है जो काफी दिनों से पड़ी हुई है। तो हमें हिस्ट्री पे भी आगे बात करनी है। उत्पत्ति पे बात कर सकते हैं, केंद्रण पे इनकी बात कर सकते हैं, इनके संकेंद्रण पे बात हो सकती है, साथ ही साथ इसकी उपजातियों पे बात हो सकती है। तो मैं तीन चीजों पे बात करूंगा यहाँ पे। सामान्य परिचय के अंतर्गत उत्पत्ति देखिए, इसके बारे में बहुत कुछ मिलता है। ठीक है, इसकी कहानी बहुत कुछ मिलता है, लेकिन अनावश्यक पढ़ने की जरूरत है नहीं, वो पूछता नहीं है। लेकिन इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, हल्बा जनजाति है, इसमें जो हल्बा है, ठीक है, हम लोग जो हल्बा बोल रहे हैं ये हल प्लस बा से आया है। एक्चुअल में इसको याद रखना, हल प्लस बा से आया है। हल का मतलब तो समझते ही है, ठीक है, छत्तीसगढ़िया है हम। बा का मतलब भी आपको समझ में आएगा। एक चीज है बहाना, ठीक है, और एक होता है मुसल। एक्चुअल में जनजाति कृषक तो है ही, कृषि कार्य करती है, लेकिन साथ में चिवड़ा बनाने का कार्य करती है। और चिवड़ा को जो है वही मुसल से है, ठीक है, तो मुसल से चिवड़ा बनाने का कार्य करती है। तो और हल वाहक तो है ही है, हल वाहक होने के कारण हल, ठीक है ना, हल से कृषि करने के कारण इन्हें हलबा भी कहा जाता है। तो हल से कृषि करते हैं, साथ ही साथ ये बा मतलब बहाना, मुसल, क्लियर है, इसका मतलब होता है इससे चिवड़ा बनाने का भी कार्य करते हैं। यही कारण है कि इन्हें हलबा कहा जाता है। बस उत्पत्ति में इतने ही आप याद रखें, ठीक है, क्योंकि आता नहीं है। ठीक, संकेंद्रण एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका संकेंद्रण कहाँ पे, तो मुख्यतः रूप से याद रखना, मुख्यतः ये बस्तर संभाग में पाई जाती है। क्लियर है, इसके विभाजन में आप देखेंगे भी इसकी उपजातियों में कि बस्तरिया और फिर छत्तीसगढ़िया हल्बा की बात होती है। तो मुख्यतः बस्तर संभाग में पाई जाती है। साथ में आप याद रख लेना, ठीक है, रायपुर हो गया, धमतरी, गरियाबंद, ठीक है, इसको याद रख लेना, रायपुर, धमतरी, गरियाबंद। बालोद में ये भी है, ठीक है, बालोद में भी है, राजनांदगांव में भी है, तो इसको आप वहां पे याद रख सकते हो। तो ये मुख्यतः इनका बसाहट बस्तर संभाग में आपको याद रखना है। उपजातियों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसके दो उपजाति पाई जाती है मुख्यतः, मतलब छत्तीसगढ़ में देखें तो दो प्रकार के हमें हलवा, ठीक है, दिखते हैं। एक को कहा जाता है बस्तरिया हलवा, ठीक है, बस्तरिया हलवा, और दूसरे को छत्तीसगढ़िया हलवा कहा जाता है। ठीक, एक को बस्तरिया हलवा कहा जाता है, एक को छत्तीसगढ़िया, नाम से ही पता चल रहा है। अब इसके बारे में क्या ही पूछेगा, हालांकि जो सामान्य परिचय हम लोग बोल रहे हैं उसमें उतनी इंपॉर्टेंट चीज है नहीं जो आपको पूछे, ठीक है, क्योंकि आपको पूछेगा बस्तरिया हलवा कहाँ पाए जाते हैं, तो इसको अगर ऑप्शन में चार चीज दे दे, ठीक है, तो आप ऐसे इजिली पता कर सकते हो। तो बस्तरिया हलवा जो है बस्तर संभाग के अंतर्गत पाए जाते हैं, जैसे कि कांकेर हो गया, नारायणपुर, बीजापुर, कोंडागांव, बस्तर, क्लियर है, दंतेवाड़ा, ये सब में क्या है बस्तरिया हलवा पाए जाते हैं। क्लियर, उसी प्रकार हम लोग छत्तीसगढ़िया हलवा की बात करें तो जो छत्तीसगढ़ी वाला जो छत्तीसगढ़ मैदान वाला क्षेत्र है मध्य छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं, जैसे कि बालोद, राजनांदगांव, क्लियर है। तो ये जो बस्तर संभाग से लगा हुआ जो ऊपरी वाले जो क्षेत्र है, ठीक है, लगा हुआ संलग्न वाले क्षेत्र है, वहां पाए जाते हैं बालोद, राजनांदगांव, धमतरी, ठीक है, और गरियाबंद के देवभोग वाले क्षेत्र में भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये दो एक विभाजन ये हो गया। इसके अतिरिक्त इनकी उपजातियों में, ठीक है, भंडारा इनकी उपजाति होती है, ठीक है, परैत एक इनकी उपजाति होती है, सुरैत होती है, सुरेत भी आपको देखने को मिलता है। तो भंडारा, परैत, सुरैत ऐसे, और नायक भी है, क्लियर है, इसको भी लिख लेना, नायक, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें क्या देखने को मिलता है, इनकी उपजातियां देखने को, ठीक है, मिलता है। ये जनजाति बहुत बड़ी संख्या में कबीर पंथ को अपना चुकी है, कबीर पंथ का प्रभाव इनमें हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से आप खत्म कर सकते हो इसके परिचय को, ठीक है, जो कि ऊपरी लेवल पे हम बात करते हैं। तो इसके बारे में जानने के लिए इतना पर्याप्त है एक परिचय के लेवल पे, इनिशियल लेवल पे। जब हम लोग समाज संस्कृति स्टार्ट करते हैं वहां पे फैक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं और वहां से एक एक करके आपको नोट करना है। अब मैं जा रहा हूं समाज एवं संस्कृति पे, जहां से आपको एक एक करके अच्छे से नोट करना है। तो इनके समाज एवं हम लोग संस्कृति की बात करें तो सबसे पहले हम लोग विवाह संस्कार देखते हैं, मृतक संस्कार देखते हैं, क्लियर है। तो मैं सबसे पहले विवाह पे बात करूंगा, मृतक संस्कार पे बात करनी होगी, पंचायत पे बात हो सकती है इसकी। इनके टोटम इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, कबीर पंथ का प्रभाव यहाँ पे एक प्रकार से देख सकते हैं, एक एक लाइन ही है, ठीक है, फिर एक बोली देख सकते हैं, उसके बाद आर्थिक जीवन जाएंगे, फिर विशेष करते ये खत्म हो जाएगी जनजाति। विवाह याद रखना, विवाह में वहां नहीं जा रहा हूं मैं, एक वर वधु वाले जो पहले बात होती है ये वो होती है, सब कुछ लिखा रहता है। वर पिता के द्वारा वधु पिता के यहाँ, मतलब वधु के पिता के यहाँ जाते हैं, फिर बात पक्की होती है, उसके बाद एक रस्म होता है, याद रखना उसे क्या कहा जाता है, एक रस्म होता है
जिसे मंगनी कहा जाता है। अब मंगने वाली बात होती है, बात सब पक्की हो गई तो कौन सा रस्म होगा, मंगनी होगा। तो मंगनी को हल्बा जनजाति में महला कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। मंगनी को क्या कहते हैं, इसमें महला कहा जाता है। उसके बाद विवाह में दूसरा चीज इंपॉर्टेंट है, विवाह कार्य संपन्न कराने वाला, ठीक है, इसको लिखना, विवाह कार्य संपन्न कराने वाला को भंडारी कहते हैं। क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट है। ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो हल्बा जनजाति में आपको पूछा जा सकता है। वो क्वेश्चंस पुराने हो गए जब पूछा जाता था कि चिवड़ा बनाने का कार्य कौन सी जनजाति की, ठीक है ना, कौन सी जनजाति करती है, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन को आप देखेंगे जो कि एक अलग फैक्ट्स के रूप में आपको मिल सकते हैं। तो मंगनी को महला कहा जाता है और विवाह कराने वाला, ठीक, विवाह कार्य संपन्न कराने वाला को भंडारी कहा जाता है। मृतक संस्कार में आएंगे, फिर भी यहाँ पे मैं वो भी नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वो तो होता ही है, जलाने दफनाने वाला कार्य। और बहुत कुछ लिखा रहता है, जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है वो, ठीक है, जलाते भी है, ऐसा भी लिखा रहता है। लेकिन वो उतनी चीज में जाओ मत। इंपॉर्टेंट चीज क्या लगता है यहाँ पे मेरे को, सिर्फ यही लगता है यदि स्त्री की, ठीक है, स्त्री की मृत्यु हो जाती है, इसका जो ठीक है मृतक संस्कार है, क्लियर है, वो 90 दिन किया जाता है। तो वहीं पे जब पुरुष की बात आती है, ठीक है, तो इसका 10वें दिन किया जाता है। बस ये इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है, अगर पूछे तो, लेकिन मुझे नहीं लगता है पूछेगा। लेकिन इतने जब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है तो इसको काहे के लिए पूछेगा, क्लियर है, ठीक। तो पंचायत पे आएंगे। अब पंचायत, यहाँ पे एक चीज याद रखना, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। अपनी परंपरागत जाति पंचायत पाया जाता है, लेकिन इनकी न्याय व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालन के लिए, फिर सुचारू रूप से चलाने के लिए, इनकी जो न्यायिक व्यवस्था है वो अच्छे ढंग से चले, ठीक है ना, सुचारू रूप से चले, इस हेतु इनका पंचायत जो है 18 गढ़ों में बटा होता है। ऐसा मुझे बुक मिला है, 18 गढ़ों में बटा होता है। जैसे कि आप देखते हैं बिंद्रा नवागढ़, क्लियर है, डोंगरगढ़, ठीक, इसको अच्छे से लिखना, डोंगरगढ़ है। तो जैसे बिंद्रा नवागढ़ है, डोंगरगढ़ है, तो ऐसे इस प्रकार से जो है ये 18 गढ़ों में बटा होता है। कौन सा, इनका अपनी परंपरागत जो जाति पंचायत होता है उसके सुचारू रूप से, उसकी न्यायिक प्रक्रिया, फिर न्यायिक जो व्यवस्था है उसके सुचारू रूप से संचालन के लिए 18 गढ़ों में विभाजित। तो 18 गढ़ों का नाम नहीं मिलता है, लेकिन कुछ कुछ मिलता है। तो बिंद्रा नवागढ़ है, डोंगरगढ़ है, ऐसे कुछ कुछ आपको नाम मिलेंगे, क्लियर है। तो इस प्रकार होता है। और बड़े बड़े जो प्रकरण होते हैं, ठीक, ये सिर्फ ना इनकी न्याय व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालन करने के लिए, तो इस प्रकार समझना, जो बड़े बड़े प्रकरण होते हैं उसके गढ़वार निर्णय किए जाते हैं। जो गढ़ में बटे हैं ना, ठीक है, तो बड़े बड़े प्रकरणों को, ठीक है, एक गढ़वार, ठीक है, निर्णय किए जाते हैं। और इसीलिए उन लोग, ठीक है, अच्छे से चले शासन, उनका जो न्यायिक व्यवस्था है, इसलिए तो गढ़ों में उन्होंने बांट के रखा है, ठीक। मतलब ये पहले की है, अभी शायद हो ना हो, ये अलग बात होती है, क्लियर है। तो ये तो रहा इनकी पंचायत के बारे में, इसको आपको याद रखना है, क्लियर है। उसके बाद जाते हैं टोटम। टोटम क्या है, अभी तक आप अगर रेगुलर क्लास करते आए हैं तो आपको बताने की जरूरत है नहीं, ठीक, गड़ची नहीं है, क्लियर है। तो इनका टोटम क्या कहलाता है, अगर आपको पूछे हल्बा जनजाति का टोटम क्या कहलाता है, या फिर बरग इनका जो टोटम कहलाता है, तो बरग, ठीक है, किस जनजाति के टोटम को कहा जाता है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसको याद रखना है, इनके टोटम को बरग कहा जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर मेरे पूछे अब तक पढ़े उनमें से इंपॉर्टेंट क्या होगा, तो मैं 3 चीज बोलूंगा, एक महला, एक भंडारी और एक बरग, अब तक का, ठीक है। यही 3 चीज ऐसे लग रहे हैं जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। और मैंने अभी कहा था कि कबीर पंथ का इनमें प्रभाव दिखता है। बोली याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्लियर है। बोली क्या इंपॉर्टेंट होगा, जब हल्बा जनजाति इसकी बोली क्या है तो हल्बी ही बोलेंगे, क्लियर है। तो हल्बी बोली इनमें प्रचलित है। आर्थिक जीवन के अंतर्गत हम लोग देखते हैं, आर्थिक जीवन में एक चीज याद रखना, ठीक है, ये तो कृषक है, परंपरागत कृषक होते हैं, कृषि कार्य में ये जो है निपुण होते हैं, क्लियर है, क्योंकि इनके नाम में ही, ठीक है, आप देख सकते हो हलवा है जो कि हल प्लस बा से बना है, क्लियर है। और बा का मतलब भी मैंने बता दिया है, और वहां से भी एक कार्य निकल के आए हैं। तो इनके कितने कार्य देखो आप लोग, 2 कार्य देखो। तो हम लोग इनके आर्थिक, ठीक है, जीवन पे यदि हम लोग जाएं तो पहला चीज तो ये परंपरागत कृषक होते हैं भाई, क्लियर है, कृषक होते हैं, परंपरागत कृषक होते हैं। साथ में ये चिवड़ा बनाने का काम करते हैं, जिसे हम लोग पोहा कहते हैं, ठीक है, हमने देखा ना हलवा में, तो ये चिवड़ा बनाने का कार्य करते हैं। एक चीज याद रखना, ये कृषक होते हैं और बहुत बड़े कृषक होते हैं भाई, ठीक है, बहुत बड़े कृषक होते हैं, तभी तो इन्हें कहा जाता है कि आर्थिक रूप से संपन्न होते हैं, क्लियर। तो इसको याद रखना, ये आर्थिक रूपेण ये इंपॉर्टेंट हो सकता है,
सभी जनजातियों में, ठीक है, आर्थिक रूप से सबसे संपन्न होते हैं। तो आर्थिक रूप से सबसे समृद्ध जनजाति पूछे, आर्थिक रूप से सबसे संपन्न जनजाति पूछे, तो आंसर क्या करोगे? हल्बा जनजाति। क्लियर है? और आपको पूछे मल्टी लाइनर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, परंपरागत कृषक होते हैं, चिवड़ा बनाने, अब याद रख लो, चिवड़ा को भी पूछा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि कोई से भी जनजाति में ऐसा और उल्लेख नहीं हुआ है, तो चिवड़ा बनाने का कार्य करते हैं। क्लियर है? कृषक है, परंपरागत, आर्थिक, ठीक है, रूपेण ये सबसे समृद्ध है। ये थोड़ा हल्बा जनजाति है, इसमें कबीर पंथ का प्रभाव आपको देखने को मिलता है, इसको भी आपने लिख लिया होगा। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, हालांकि मैंने आपको उरांव जनजाति में उसको बताया था, ठीक है, मुझे लग रहा था कि यहाँ नहीं बताना चाहिए, लेकिन इंपॉर्टेंट है, बता देता हूँ। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वर्तमान अभी आप किताबों को देखोगे तो अब सबसे साक्षर जनजाति, क्लियर है, मैंने आपको कहा था आर्थिक रूप से संपन्न है, लेकिन सर्वाधिक आपको साक्षर पूछे, ठीक है, साक्षर जनजाति आपको पूछे या सर्वाधिक साक्षरता दर वाली जनजाति आपको पूछे, तो आपको अब हल्बा लिखना है। पहले होता क्या था, उरांव को एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, पूछा गया था कि सर्वाधिक साक्षर जनजाति कौन है, तो उरांव को लिया गया था आंसर, इसलिए जो है हर किसी के मन में बैठ गया, जहां तक कि मेरे भी मन में, कि जब भी कोई ऐसा सवाल आता है कि सर्वाधिक साक्षर जनजाति कौन सी है, तो उरांव एक बार मन में जरूर आता है। लेकिन अभी की किताबों में ऐसा, ठीक है ना, कोई स्थिति है नहीं, ऐसा कोई छाप नहीं रहे। लेकिन इंपॉर्टेंट है गणना 2011 की जनगणना। इसमें क्या आया है? इसमें आया है कि जो आपका हल्बा है, हम लोग जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसका कम से कम लगभग मैं बोल रहा हूँ 76% आपके, ठीक है ना, इनका जो साक्षरता दर है। उसी प्रकार जो उरांव देखोगे, ठीक है, उरांव तो इसका 68% आ जाता है, लेकिन बीच में प्रधान, इसको याद रखना, प्रधान का 72 शायद है, ठीक है, 72% या फिर 70%, ठीक है, ये इनका आ जाता है, लगभग मैं बोल रहा हूँ ना, ठीक है। तो इस प्रकार आप देखोगे, आंकड़ों के हिसाब से भी आप देखोगे, ठीक है, तो सर्वाधिक साक्षर जनजाति हल्बा ही होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन एक बार पहले उन्होंने ये लिया है तो अब इसको कहा नहीं जा सकता, लेकिन अब हल्बा लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसके आंकड़े के हिसाब से हल्बा ही हमें नजर आती है। तो तीसरे स्थान पे सोचिए, तो ये सर्वाधिक साक्षर जनजाति पूछे तो हल्बा ही है। क्लियर है? और आर्थिक रूपेण सबसे संपन्न जाति कौन सा है, निम्नलिखित में से बोल के 4 कथन दे देगा, तो आपको आंसर हल्बा करके आना है। क्लियर? मैं इंपॉर्टेंट चीज, मैं 3-4 चीज बता दिया हूँ, महिला है, भंडारी है, बरग, ये 3 चीज तो आपको याद होना चाहिए। साथ में चिवड़ा याद रख लेना। क्लियर है? आ भी सकता है। आर्थिक रूपेण से संपन्न होती है, सर्वाधिक साक्षर जनजाति है, इसके जनगण उसको याद रख लेना। इसके बाद ठीक है, अभी चौथे नंबर पर इसको भी याद रखना। इसको जमाने के लिए हमने कहा था ना कि सर्वाधिक या फिर बोल सकते हो सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, गोंड है, दूसरे नंबर पे कंवर है, तीसरे पे उराव है और चौथे पे आपका कौन सा है, ठीक है, हल्बा है। क्लियर है? अब इनकी जनसंख्या 3 लाख, ठीक है, 3 लाख शायद 3,74,000 आसपास इनकी जनसंख्या भी है, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था। तो ऐसे आप सीक्वेंस से जमाना वो करेंगे। तो ये चारों जनजाति पढ़ने के बाद जो कि टॉप मोस्ट है या फिर बोल सकते हो आप, ठीक है ना, सबसे बड़ी जनजाति है जो छत्तीसगढ़ के 1 से लेकर 4 तक के, उन पे हमने बात कर लिया। कल आपकी क्लास विशेष पिछड़ी जनजाति पे आएगी। हम अब विशेष पिछड़ी जनजाति पे, ठीक है ना, बात करते हैं। उसकी क्लास लंबी हो सकती है क्योंकि 2 क्लास में हमें उसे खत्म करना है, जैसा कि आपके पास, ठीक है, टाइम टेबल गया हुआ है। तो मिलता हूं कल आपके साथ विशेष पिछड़ी जनजाति का टॉपिक लेके। तब तक अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करें, इसकी तैयारी कर लेना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।